नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ यानी कि एनडीपीएस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नशीली दवाओं से संबंधित अपराध अत्यंत गंभीर माने जाते हैं और उनकी मात्रा चाहे कुछ भी हो, इसके लिए समान दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पर बात हो रही है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट के बारे में। अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में नशीले पदार्थों को रखना या उसे गैर कानूनी तरीके से बेचना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए यहाँ पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में सजा और जुर्माने की मात्रा अपराध के साथ साथ बदलती रहती है। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर जो दंड मिलता है वह शामिल दवा की मात्रा पर निर्भर करता है और यहाँ पर प्रत्येक नशीले पदार्थ के लिए छोटी और व्यावसायिक मात्रा अधिसूचित की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर नशीले पदार्थ की स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बारे में चर्चा की गई है। और अगर कोई व्यक्ति इन नशीले पदार्थों को गलत तरीके से इकट्ठा करता है तो यहाँ पर इकट्ठा की गई नशीले पदार्थ के मात्रा के हिसाब से उसे दंड दिया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी मात्रा चाहे कुछ भी हो, इसके लिए समान दंड का प्रावधान है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, केवल केंद्र सरकार नशीले पदार्थों के नाम सूची में जोड़ या हटा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। केवल केंद्र सरकार के पास ही ये पावर है कि वह किसी भी पदार्थ को इसकी सूची में जोड़े या उसे हटाए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है 41 kg ऑफ हेरोइन सीज्ड ऑन बॉर्डर। और इसी को आधार बना करके इस क्वेश्चन को बनाया गया था। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, मधुर कठी चटाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, इसकी बुनाई बिहार में की जाती है। यहाँ पर बात हो रही है मधुर कठी चटाइयों की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जहां पर इन चटाइयों के बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मधुर कठी चटाइयों को 2018 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था और ये चटाइयाँ वेस्ट बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं, यानी कि वो वहां पर फेमस है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी बुनाई बिहार में की जाती है, जबकि इसकी बुनाई वेस्ट बंगाल में की जाती है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इनकी बुनाई घरेलू महिलाओं द्वारा की जाती है। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज में भी आपको यहाँ पर फिगर में दिख जाएगा कि महिलाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार की घास, जिसे हम मधुर कहते हैं, उसका उपयोग करके इन चटाइयों को बनाया जा रहा है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन गलत है। तो इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक और इसी तरह का न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है स्टैंप ऑफ सपोर्ट, पोस्टल कवर ऑन कश्मीर मैजिक कारपेट। तो इन दोनों खबरों को भी आप लोग जरूर देख लेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनदों के कारण निर्मित अपर्दित भू आकृतियां हैं। और यहां पर आपको 3 नाम दिए गए हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा हिमनदों के कारण निर्मित अपर्दित भू आकृतियां हैं। इसको अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्रिक, हैंगिंग वैली, हॉर्न, ग्लेशियल थ्रो, टर्न, ये सब ऐसी अपर्दित भू आकृतियां हैं जो कि हिम नदों के कारण निर्मित होती है। और इसके आधार पर देखा जाए तो इन तीनों में से सिर्फ जो पहला कथन है, जहां पर
क्रिक यानी कि हिमगहर का चर्चा किया गया है वही सही है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला कथन ही सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है रेनफॉल एट ग्रीनलैंड आइस समिट फॉर फर्स्ट टाइम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसकी करते हैं, और यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह उत्तर मध्य अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित एक क्षेत्र है। दूसरा कथन है, यह अफगानिस्तान का आखिरी बचा हुआ ठिकाना है जहां तालिबान विरोधी शक्तियां गुरिल्ला अभियान का गठन कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे कथन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किसी और नहीं बल्कि यहाँ पर चर्चा हो रही है पंजशीर घाटी की, क्योंकि पंजशीर घाटी ही एक ऐसा इलाका है जो अभी तक तालिबान के हाथों में नहीं आया है। तो दूसरे कथन से साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर बात हो रही है पंजशीर घाटी की। अगर हम पंजशीर घाटी को देखें तो आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है पंजशीर घाटी। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन भी पंजशीर घाटी की ओर ही इशारा करता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह उत्तर मध्य अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित एक क्षेत्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजशीर घाटी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में स्थित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजशीर घाटी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आपको मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है द वैली ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर पंजशीर घाटी के बारे में खुल करके चर्चा की गई है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है विधान परिषद की, और खास करके यहाँ पर बात हो रही है विधान परिषद के आकार की। अगर हम आर्टिकल 171 को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में एक विधान परिषद है और वहां पर विधानसभा की कुल संख्या 180 है। तो यहां पर उस राज्य में जो विधान परिषद होगा उसमें 60 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। यही बात यहां पर कहा जा रहा है, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। यानी कि 40 से कम किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा का 1/3 ही हो सकता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एक राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तो ये बात भी गलत है। विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो विधान परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है, और यहाँ पर विधान परिषद के अध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता। और इसके आधार पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं, और इसीलिए यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं हक्कानी नेटवर्क के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर कहा गया है कि 17 अगस्त को हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के क्वेटा से काबुल पहुंच गए हैं। और आप सभी को पता है कि तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से वहां पर सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, और इसी को देखते हुए यहां पर यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर और हिब्तुल्ला अखुनजादा के बाद सिराजुद्दीन
तीसरा सबसे शक्तिशाली तालिबानी व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है और इसीलिए सरकार बनाने का जो फॉर्मूला यहाँ पर तय हो रहा है उसमें इसकी प्रमुख भूमिका है। अगर हम सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से इसके और इसके ग्रुप के द्वारा यानी कि हक्कानी नेटवर्क के द्वारा अमेरिका और नाटो सैनिकों पर बहुत सारे हमले किए गए हैं। अगर हम हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी के द्वारा बनाया गया था। जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत और पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ों में जादरान जनजाति के थे और उन्होंने सोवियत सेना से लड़ने के लिए 1970 में हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की और यहां तक कि उसको अमेरिका से धन भी प्राप्त हुआ। जलालुद्दीन हक्कानी को 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाली सोवियत सेना के खिलाफ अमेरिका समर्थित अभियान में एक गुरिल्ला नेता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई और उसके बाद 1996 में जब वहां पर तालिबान का शासन आया तो जलालुद्दीन हक्कानी तालिबान से मिल गया और अभी हक्कानी ग्रुप का जो सबसे बड़ा नेता है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो कि अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से पहुंच चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफगानिस्तान से जुड़े हुए न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। क्वेश्चंस और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।